गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व की जनसंख्या, विश्व की प्रमुख जनजातियां के बारे में चल रहा था। अब हम लेंगे लेसन 5 और टॉपिक रहेगा हमारा भील। भील के बारे में हम बात करेंगे। हमने आपकी दो जनजातियां पढ़ ली है, एस्किमो और बुशमैन पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे भील के लिए। ये भील इसलिए टॉपिक आपके लिए मोस्टली है क्योंकि आप इसको वर्ल्ड लेवल पे भी पढ़ रहे हैं और आपको इसको राजस्थान लेवल पे भी पढ़ना है। ये आपके लेसन नंबर 2 में तो है ही, इसके साथ साथ पीछे वाले लेसनों में भी आपको इसके बारे में पढ़ना है। इस वजह से भील को आप यहीं समझकर पीछे वाले लेसन के लिए भी मजबूत बनाएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति के बारे में जानने से पहले कुछ इसके सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा इसके अंदर स्टार्ट होता है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखिए, भील के इतिहास के बारे में अगर राजस्थान या भारत के बारे में बात की जाए या वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो भीलों का इतिहास बहुत प्राचीन इतिहास में से गिनती की जाती है। भारत में और विश्व में इसे तीसरी बड़ी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में मानी जाती है। भीलों के साथ संथाल और गोंड, भीलों के साथ संथाल और गोंड जैसी जनजाति है जो तीसरी बड़ी जनजातियों में ही सम्मिलित है। तीसरी बड़ी जनजातियों में ही सम्मिलित है। तो देखेंगे क्या क्या विशेषता है। पहली विशेषता देखेंगे, भील, संथाल, गोंड तीसरी बड़ी जनजाति है। जनजाति है तो पहली विशेषता हुई भील, संताल, गोंड तीसरी बड़ी जनजाति है। दूसरी विशेषता देखेंगे इनकी, भील शब्द की उत्पत्ति, भील शब्द की उत्पत्ति बिलू, बिलू किससे? बिलू शब्द से हुई है जिसका अर्थ तीरंदाज होता है। तीर चलाने वाला या तीर दागने वाला या तीरंदाज कह सकते हैं आप इसको, तीरंदाज होता है। अर्थात भील शब्द का जो अर्थ है, भील शब्द जो की उत्पत्ति बिलू से हुई है जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला। इसे संस्कृत भाषा के अर्थ से अगर जोड़ा जाए, बिलू को संस्कृत शब्द से देखा जाए तो इसका अर्थ होता है वध करने वाला, वध करने वाला, मारने वाला, वध करने वाला, मारने वाला, इसका अर्थ निकलता है। अब यह है भीलों के सामान्य परिचय कि भील, संताल, गोंड, भील, संताल, गोंड यह तीसरी बड़ी जनजाति है। भील शब्द की उत्पत्ति बिलू शब्द से हुई है जिसका अर्थ तीरंदाज होता है। संस्कृत शब्द में इससे बात की जाए अर्थात बिलू की बात की जाए तो जिसका अर्थ होता है वध करने वाला या मारने वाला। अब इसके आगे हम देखते हैं इनकी भीलों की उत्पत्ति। जो भीलों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे तो वह है हमारे भीलों की उत्पत्ति। नेक्स्ट है हमारे भीलों की उत्पत्ति। दूसरा है उत्पत्ति। उत्पत्ति के संदर्भ में बात की जाए तो प्राचीन इतिहास के आधार पर बहुत से साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि भीलों की उत्पत्ति के बारे में। तो भीलों की उत्पत्ति के बारे में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें पहला साक्ष्य जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है नंबर 1, महादेव। महादेव कौन? महादेव भगवान शंकर। महादेव के पुत्र निषाद, निषाद अर्थात कार्तिकेय।
महादेव का पुत्र निषाद अर्थात कार्तिकेय, जिसे अयप्पा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात साउथ में कार्तिकेय, निषाद, अयप्पा, और हमारे यहाँ पर कार्तिकेय के नाम से इसको जानते हैं। तो महादेव के पुत्र निषाद से भी इनकी भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके पीछे एक कथा है, वो आपको मैं बताता हूं। देखिए, कहा जाता है कि महादेव के जो पुत्र निषाद थे अर्थात कार्तिकेय थे, इन्होंने महादेव का वाहन, महादेव का वाहन, कौन सा वाहन? महादेव का वाहन था नंदी। महादेव का वाहन नंदी की हत्या कर दी थी, जिसके कारण महादेव ने इन्हें अभिशाप दिया कि आप निर्जन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भटकते फिरोगे। और इस प्रकार जब निर्जन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निषाद अर्थात कार्तिकेय भटकते फिरे, तो उनसे भीलों की उत्पत्ति का अनुमान लगाया जाता है या साक्ष्य प्राप्त होता है। तो क्या था? महादेव के पुत्र कौन थे? निषाद। निषाद ने महादेव के वाहन नंदी की हत्या कर दी थी। उस अपराध के कारण महादेव ने अर्थात भगवान शंकर ने इन्हें वनों वनों में भटकने की अभिशाप दे दिया था तथा श्राप दे दिया था। उस श्राप के कारण जिस जनजाति की उत्पत्ति हुई वह भील जनजाति कहा जाता है। तो पहला साक्ष्य आपका होता है महादेव के पुत्र निषाद के बारे में। दूसरा साक्ष्य हम बात करें तो रामायण जैसे बड़े ग्रंथ में, रामायण में सबरी, कौन? सबरी। आपके मन में आ गया होगा सबरी कौन थी? ठीक है, रामायण के अंदर, रामायण में सबरी, सबरी नामक जो पात्र था अर्थात जो महिला सबरी थी, उसका भी वर्णन किया गया, जिसने श्री राम को अपने झूठे बोर खिलाए थे। किस समय खिलाए थे? जब वह सीता माता के लिए वन वन भटक रहे थे, तो उस समय जिस भीलनी अर्थात सबरी, जो किस जनजाति की थी? भील जनजाति की, उस भील जनजाति की सबरी ने भगवान श्री राम को जो झूठे अपने बोर खिलाए, उन झूठे बोरों के लिए जो जाति जानी जाती है वह भील जनजाति की सबरी महिला जानी जाती है। तो अर्थात भीलों की उत्पत्ति के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि रामायण में सबरी नामक पात्र जो थी वो भील जनजाति की थी। इसके अलावा तीसरा साक्ष्य जो प्राप्त होता है वह महाभारत में एकलव्य का प्राप्त होता है। नंबर 3, महाभारत में एकलव्य, जो महाभारत में एकलव्य था वह भी भील जनजाति से संबोधित बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकलव्य था उसी की बारे में बताया जाता है कि यह व्यक्ति जो था वह भील जनजाति से संबंधित था। इस प्रकार महाभारत में एकलव्य का वर्णन भी भील जनजाति से माना जाता है। चौथा है महाभारत के समय, महाराणा प्रताप के युद्ध के समय जिस जनजाति ने उनका साथ दिया उसमें भी भील जनजाति थी, जिसे कर्नल टॉड ने वर्णित किया है और बताया है कि जिस जनजाति ने महाराणा प्रताप के युद्ध के समय साथ दिया था वह भील जनजाति थी। इसका साक्ष्य कर्नल टॉड ने दिया है। तो एक बार भीलों की उत्पत्ति के बारे में ढंग से समझ लेते हैं, समझते हैं। पहला जो है वह है महादेव के पुत्र निषाद। जो महादेव के पुत्र थे कौन? निषाद। निषाद का मतलब कार्तिकेय। कार्तिकेय ने उनके वाहन नंदी की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? नंदी की हत्या कर दी थी। तो नंदी की हत्या के अपराध में, नंदी की हत्या के अपराध में महादेव ने अपने पुत्र को श्राप दिया कि आप वन वन भटकते फिरेंगे, अर्थात कार्तिकेय तुम वन वन भटकते फिरोगे। तो वन वन भटकने अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम स्थानों पे भटकने के बाद में जिस जनजाति की उत्पत्ति हुई वह भील जनजाति थी। दूसरा, रामायण में सबरी, रामायण में सबरी नामक पात्र जो भगवान श्री राम को अपने झूठे बोर खिलाए थे वह भी
भील जनजाति की थी। जब भगवान श्री राम सीता माता की खोज में वन वन ढूंढ रहे थे तो उस समय सबरी ने श्री राम को अपने झूठे बोर खिलाए, वह भी भील जनजाति की मानी जाती है। फिर आते हैं महाभारत की बात। तो महाभारत में एकलव्य भी भील जनजाति से संबंधित बताए गए हैं। उसके अलावा महाराणा प्रताप के युद्ध के समय जिस जनजाति ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था वह भी भील जनजाति से संबंधित है। इसके बारे में साक्ष्य कर्नल टॉड के अनुसार बताए गए हैं। अब ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनजाति का देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनजाति का देखा जाए तो इनका शासन राजस्थान में, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इनका शासन राजस्थान में 4 जिलों में रहा। राजस्थान के 4 जिलों में इनने अपना शासन किया और इन चारों जिलों को प्राचीन नाम से जाना जाता था। वो थे, पहला था डांगरिया, डागरिया अर्थात डूंगरपुर, डागरिया जहां इनका प्राचीन शासन रहा राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जो प्राचीन इनका शासन रहा वो था डांगरिया, डांगरिया मतलब डूंगरपुर। दूसरा जो जगह रही वह रहा बासिया, 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 बासिया बोले तो बांसवाड़ा, वाड़ा। जो इनका दूसरा प्राचीन स्थल रहा वो रहा बासिया। बासिया का प्राचीन नाम है तथा वर्तमान नाम बांसवाड़ा है। नंबर 3 की बात करेंगे तो नंबर 3 में कोटिया, कोटिया बोले तो कोटा, कोटा की बात करेंगे तो कोटिया के नाम से जाना गया। नंबर 3 में कोटिया, कोटिया, कोटिया तो वर्तमान नाम कोटा, वर्तमान नाम कोटा। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 देवा, देवा अर्थात उदयपुर, उदयपुर। तो यहां पे भील जनजातियों ने प्राचीन समय में अपना शासन किया था। तो अब वापस इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं और एक बार उत्पत्ति देख के फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए भीलों की उत्पत्ति जो मानी जाती है उसमें पहली कथा सम्मिलित होती है। उस कथा में थे महादेव के पुत्र निषाद, निषाद महादेव बोले तो भगवान शंकर, और भगवान शंकर के पुत्र कौन थे? कार्तिकेय और गणेश जी। तो गणेश जी और कार्तिकेय अर्थात कार्तिकेय को साउथ के अंदर निषाद के नाम से जाना जाता है, अर्थात दक्षिण भारत में निषाद अयप्पा, अयप्पा भी कहते हैं इनको, तो निषाद के नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता था कि भगवान शंकर का जो वाहन था, अर्थात भगवान शंकर का जो वाहन कौन सा था? नंदी, नंदी की हत्या करने के कारण जो निषाद थे, भगवान महादेव के पुत्र निषाद थे, उनको वन वन भटकने के लिए कह दिया गया था और उनको श्राप दिया गया कि तुम वन वन भटकोगे। अर्थात वन वन भटकने से जिस जनजाति की उत्पत्ति हुई उसका नाम था भील जनजाति। दूसरा जो तथ्य मिलता है वो दूसरा तथ्य क्या मिलता है? रामायण में सबरी नामक जो पात्र थी, अर्थात भगवान श्री राम द्वारा जब सीता माता की खोज की जा रही थी तो उस समय जो श्री राम को झूठे बोर खिलाए वह भीलनी अर्थात सबरी, वह भील जनजाति से संबंधित थी। तीसरा जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह साक्ष्य प्राप्त होता है महाभारत में एकलव्य का। जो एकलव्य था वह महाभारत में वह भी भील जनजाति से संबंधित बताया गया है। और अंतिम जो राजस्थान के प्रतापी राजा महाराणा प्रताप के युद्ध में जिस जनजाति ने साथ दिया था, कर्नल टॉड के अनुसार वो बताई जाती है भील जनजाति। इस प्रकार राजस्थान में डागरिया, डूंगरपुर, बासिया, बांसवाड़ा, कोटिया, कोटा, देवा, उदयपुर ये इनके प्राचीन शासन स्थल रहे हैं। इस प्रकार भील जनजाति के बारे में हमें प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐतिहासिक परिदृश्य प्राप्त होता है। अब इनकी शारीरिक बनावट देखेंगे तो इनकी शारीरिक बनावट है बेटा उसमें हम शारीरिक बनावट के बारे में बात करेंगे। भीलों के शारीरिक बनावट के बारे में बात करेंगे।
तीसरा है हमारा शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है बीलों के अंदर शारीरिक संरचना। तो देखेंगे किस तरीके से इनकी शारीरिक ढांचा देखा गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कद नाटा, कद कैसा था इनका? नाटा, अर्थात ना बड़ा ना छोटा, अर्थात नाटा बीच का, कद नाटा, ठीक है। उसके बाद में रंग गहरा काला, रंग गहरा काला, इनका जो रंग था वो कैसा था? गहरा काला। तीसरा नाक चौड़ी, नाक कैसी थी इनकी? चौड़ी। नंबर चार में इसमें देखेंगे आप आंखें लाल, आंखें जो है इनकी लाल रहती है, आंखें लाल, आंखें इनकी लाल रहती है। नंबर नेक्स्ट, इनके बाल रूखे, बाल में तेल वेल नहीं लगाते ये, बाल रूखे, इनके बाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रूखे होते हैं। बाल के बाद में देखेंगे आप जबड़ा बाहर निकला हुआ, जबड़ा, जबड़ा बाहर निकला हुआ, निकला हुआ, जबड़ा बाहर निकला हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आप स्वभाव ईमानदार, ईमानदार होते साहब ये, स्वभाव, स्वभाव ईमानदार, स्वभाव ईमानदार। नेक्स्ट इनके देखेंगे ये स्वभाव ईमानदार, चोरी करना पाप समझते हैं तथा चोरी करना पाप समझते हैं, पाप समझते हैं तथा आजाद प्रेमी होते हैं, आजादी इनको अच्छी लगती है, इस कारण इन्हें आजादी प्रेमी भी कहा जाता है, आजादी प्रेमी होते हैं। तो एक बार वापस इनकी शारीरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। देखेंगे कद नाटा, रंग गहरा काला, नाक चौड़ी, आंखें लाल, बाल रूखे, जबड़ा बाहर निकला हुआ, स्वभाव ईमानदार, चोरी करने को पाप समझते हैं तथा आजादी प्रेमी होते हैं। इस तरीके से आपका तीसरा जो टॉपिक है शारीरिक संरचना, उसके बारे में हमने बात की। अब हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके निवास क्षेत्र के बारे में। अब इनके निवास क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है निवास क्षेत्र। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है निवास क्षेत्र, कि बील कहां कहां पाए जाते हैं, किस तरीके से इनका, किस जगह इनका निवास स्थान है, किस तरीके से ये अपने जीवन को उस निवास स्थान पर व्यतीत करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निवास स्थान। तो बात करेंगे हम, भील दुर्गम व निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात भील जो जनजाति है वो पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। यह मुख्य रूप से अरावली, सतपुड़ा, सतपुड़ा, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला में निवास करते हैं। कहां पे? अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वतमाला पे निवास करते हैं। भारत में भी यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, गुजरात, आपके भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्यों में निवास करते हैं। ज्यादातर भीलों की जनसंख्या इन 4 राज्यों में पाई जाती है।
तो भारत के अंदर इन चारों राज्यों का विस्तार पूर्वक देखते हैं कि कौन सी जगह किस स्थान पर, कौन से राज्य में किस स्थान पर ये निवास करते हैं। तो पहला है राजस्थान, नंबर 1 पे आपका राजस्थान। राजस्थान में यह जनजाति पाई जाती है, जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इन जिलों में, राजस्थान में यह जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में ये निवास करती है। अब बात करेंगे हम उसके बाद मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि यहां पर किन किन जगह पे यह जनजाति पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में धार झाबुआ, धार झाबुआ जगह का नाम है, धार झाबुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। धार झाबुआ के बाद में रतलाम, धार झाबुआ और रतलाम, रतलाम, धार झाबुआ और रतलाम में यह जनजाति पाई जाती है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में नंबर 3 पे गुजरात, गुजरात में यह पंचमहल, गुजरात में यह पंचमहल व बड़ोदरा, गुजरात में यह पंचमहल व बड़ोदरा, बड़ोदरा में पाए जाते हैं। गुजरात में किस किस जगह? पंचमहल व बड़ोदरा। और अंतिम में महाराष्ट्र, नंबर 3 4 पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर ये पाए जाते हैं औरंगाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद, अहमदनगर, औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव तथा नासिक, तथा नासिक में ये निवास करते हैं। तो इनके निवास क्षेत्र के बारे में बात करें, एक बार वापस देखेंगे आप निवास क्षेत्र के बारे में। इनके जो इनके निवास क्षेत्र हैं उसके बारे में बात करते हैं। यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, अर्थात अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, इन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए भारत के अंदर तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। और राजस्थान में देखा जाए तो कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ जिलों में ये निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो धार, झाबुआ, रतलाम में ये निवास करते हैं। गुजरात में बात करें तो ये पंचमहल, बड़ोदरा में निवास करते हैं। और महाराष्ट्र में बात करें तो औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक में निवास करते हैं। इनके निवास क्षेत्र में 33% वन, इनके निवास क्षेत्र में 33% वन होना अनिवार्य है, क्योंकि ये जिस जगह निवास करते हैं वहां 33% अर्थात 33% वन को ही ध्यान में रखते हैं। इनकी जो जलवायु होती है, ये जिस स्थान पर निवास करते हैं वहां पे जलवायु होती है मानसूनी, मानसूनी जलवायु में ये निवास करते हैं। इस प्रकार इनके निवास क्षेत्र के बारे में देखा आपने कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में व दुर्गम स्थलों में निवास करते हैं। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करते हैं। इन जगह ये निवास करने के साथ साथ इनके जो क्षेत्र हैं वहां 33% वन व मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। अब हम इसका 5वां टॉपिक लेंगे जो है आर्थिक क्रियाकलाप। आप देखेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए 5वां जो टॉपिक है हमारा वह है आर्थिक क्रियाएं, अर्थात यह अपने जीवन को चलाने के लिए किस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं।
पहला आता है आखेट। आपको पता है जो भील जनजाति है वह मांसाहारी तो होती है, साथ के साथ वर्तमान समय के प्रभाव में आने के कारण यह कृषि से भी जुड़ने लगी है। इस जनजाति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, यह लोग झूमिंग कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं साहब? पहले इनका जो टॉपिक है वो है कृषि। कृषि के अंदर ये जो कृषि करते हैं, मोस्ट लगा के लिखेंगे इसके बारे में, जो कृषि करते हैं वह झूमिंग कृषि है। झूमिंग कृषि करते हैं। अब झूमिंग कृषि की भी कुछ विशेषताएं देखेंगे। झूमिंग कृषि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, झूमिंग कृषि अगर भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, तो उस पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है तो उसे ची माता कहते हैं। क्या कहते हैं? ची माता। ची माता के नाम से जाना जाता है। अगर झूमिंग कृषि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है तो उसे ची माता कहते हैं, तथा मैदानी भागों में की जाती है। कहां पे की जाती है? मैदानी भागों में। मैदानी भागों में की जाती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे जो पहाड़ी क्षेत्रों में है वो तो ची माता के नाम से, तथा जो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है उसे दजिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दजिया। दजिया के नाम से जाना जाता है। कृषि के मामले में बात करें या इनके आखेट के मामले में बात करें तो आखेट ये लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं तथा वर्तमान समय में ये कृषि भी करने लगे हैं। जो ये कृषि करते हैं उसे झूमिंग कृषि कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों पे की जाती है तो उसे चीमाता, तथा मैदानी भागों में की जाती है तो उसे दजिया के नाम से जाना जाता है। अब इनकी जो भोजन है वो उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट है इसके अंदर भोजन। इनका प्रिय भोजन मक्का होता है। मक्का खाना ज्यादा पसंद करते हैं साहब। ये कौन सा भोजन इनका प्रिय होता है? मक्का। ये मक्का खाना ज्यादा पसंद करती है भील जनजाति। इनका मक्का ज्यादा पसंद करते हैं। उसी तरह हमारे ही तरह ये आटा व छाछ को उबालकर राबड़ी बनाते हैं। राबड़ी बनाते हैं इनको राबड़ी, आप भी समझ गए। तो छाछ व आटे को उबालकर राबड़ी भी बनाते हैं ये। तो इनका राबड़ी बनाने का भी इनको महत्वपूर्ण लगता है। साथ ही यह लोग उत्सव व त्योहार पर, जब इनके त्योहार होता है या उत्सव होता है तो उस समय ये चोखा बनाते हैं। चोखा बनाते हैं। चोखा का मतलब, जो ये चोखा बनाते हैं उत्सव व त्योहार के ऊपर, उसका मतलब होता है चावल। चावल को चोखा कहा जाता है बेटा, ध्यान रखना है। आटा व छाछ को उबालकर राबड़ी बनाई जाती है। इनका प्रिय भोजन मक्का होता है तथा चोखा उत्सव व त्योहार पर बनाया जाता है, जिसका मतलब होता है चावल। अब हम इसके आगे बात करेंगे ये इनके वस्त्र की। नेक्स्ट है हमारे आर्थिक क्रियाकलाप में वस्त्र। तीसरा जो टॉपिक है वह है वस्त्र। वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भील जनजाति आम इंसानों की तरह धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट तथा महिलाएं साड़ी, घाघरा, लुगड़ी, काचली पहनने लगी हैं। इनके अंदर वर्तमान सभ्यता परिदृश्य को देखना गया है। पहले प्राचीन समय में इनके जो पुरुष हुआ करते थे, पुरुष वह नेकर पहनते थे तथा महिला पेटीकोट पहनती थी। अर्थात पुरुष जो हैं वो तो क्या पहनते थे? नेकर पहनते थे, और महिलाएं थी जो पेटीकोट पहनती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम इनके निवास गृह के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चौथा, निवास गृह। निवास गृह अर्थात इनके मकान। इनके मकान की क्या विशेषता है? निवास गृह के बारे में हम इनके बात करते हैं कि इनके मकान किस तरीके के होते हैं। देखिए, ये लोग वैसे तो खेतों में रहते हैं, ऊंचाई के ऊपर अपने मकान बनाते हैं। इनके जो मकान होते हैं वह खेतों के अंदर ऊंचाई की तरफ बनाए जाते हैं, पर उसकी ऊंचाई की तरफ बनाने के साथ साथ यह छोटे गांव के समूह को, जो इनका छोटा गांव होता है, अर्थात छोटे जो गांव होते हैं उन्हें फला कहते हैं।
क्या कहते हैं, छोटे गांव को फला कहा जाता है। ध्यान रखना, ये आगे टॉपिक वापस आएगा। छोटे गांव को फला कहते हैं। भील जनजाति में जो छोटे गांव होते हैं उन्हें फला के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े गांव को बड़े गांव को पाल के नाम से जाना जाता है। बड़े गांव को पाल के नाम से जाना जाता है। छोटा गांव तो क्या होता है, फला, और बड़ा गांव पाल के नाम से जाना जाता है। इनके औजारों में बात करें, पांचवा टॉपिक है हमारा औजार। इनके औजारों में तीर, कमान, खंजर, भाला, इनका ये लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो इनके सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है वो इनके तीर होते हैं। इनके तीरों को दो भागों में बांटा जाता है, हरियो। एक तीर तो इनका जो प्रकार है उसका प्रकार का नाम है हरियो, और दूसरा रोबदो। दो प्रकार के तीर का प्रयोग करते हैं, हरियो व रोबदो। वे पक्षियों को पकड़ने के लिए, अर्थात जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उनको पकड़ने के लिए जिस तरीके के फंदे का प्रयोग करते हैं उसे फटकिया कहते हैं। फटकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फटकिया कहा जाता है। इस प्रकार बेटा आज हमने भील जनजाति के जो टॉपिक है निवास गृह तथा उनके औजार के बारे में पढ़ा। इसके अंदर अभी भी टॉपिक कुछ बाकी है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके साथ के लिए यहां तक के लिए आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। उस गृह कार्य में आपको देखना है भीलों की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करना है। साथ के साथ उत्पत्ति के बारे में बताना है कि किस प्रकार चार जो स्थितियां आपको बताई। पहली स्थिति कि किस प्रकार महादेव के पुत्र निषाद ने भील जनजाति की उत्पत्ति की, उसका विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन करना है। दूसरा, आपको किस प्रकार महाराणा प्रताप के समय भील जनजाति ने उनका सहयोग किया। तीसरा, रामायण में सबरी कौन थी। और नंबर 4, एकलव्य के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।